वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम ये निकाल चुके थे। मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीज आपने पढ़ ली, क्या क्या चीज आपने पढ़ ली, उसको रिवाइज लेके आगे बढ़ते हैं। कि जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तो बोर ने 3 पोस्टुलेट बताए थे, है ना। पहला पोस्टुलेट यह था कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा, वही रदरफोर्ड की सारी बातें, रदरफोर्ड की सारी बातें, प्लस उनका कौन सा मसाला, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट। और सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगी उन्हें, इलेक्ट्रिक फोर्स से। ठीक है, दूसरा क्या था पोस्टुलेट कि गड्ढे हैं, कई सारी ऑर्बिट होती है लेकिन बीच बीच में गड्ढे होते हैं। ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल जिसमें mvr nh/2π होता है। और तीसरा, आज तीसरे पोस्टुलेट पे काम करेंगे। एक्चुअली पिछली बार पढ़े तो हमने भले ही तीनों पोस्टुलेट थे, लेकिन जो मैथमेटिक्स पढ़ी थी, क्या मैथमेटिक्स पढ़ी थी कि एक तो रेडियस निकालना, वो निकाली हमने, स्पीड निकालना वो निकाली, टाइम पीरियड निकालना वो निकाली, और टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वो निकाली। ये 4 हेडिंग हमने काम किया था। हमने तीसरा पोस्टुलेट थ्योरेटिकल पढ़ा जरूर, लेकिन उसका काम यहां नहीं लिया था। आज बस वो थर्ड पोस्टुलेट रह गए और ये चैप्टर खत्म। तो 5वीं हेडिंग है कि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, मतलब जंप मारता है, ट्रांजिशन करता है, क्या था थर्ड पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू बोर इलेक्ट्रॉन एनर्जी तब निकालता है जब इलेक्ट्रॉन अपनी वन ऑफ इट्स परमिटेड ऑर्बिट को छोड़ के किसी दूसरी परमिटेड ऑर्बिट में जाता है। ऊपर से नीचे जाएगा, हाई से लो, तो एनर्जी निकलेगी, और लो से हाई जाएगा तो एनर्जी अब्सॉर्ब होगी। ठीक है, तो चलिए, तो एनर्जी एमिटेड या एनर्जी एब्सॉर्ब, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है। पर जो सवाल आता है, अच्छा खाली एनर्जी एमिटेड का सवाल होता तो वो तो मैंने करा ही दिया पिछली क्लास में, एक एनसीईआरटी का एक सवाल था वो हमने किया था। लेकिन यार सिर्फ एनर्जी एमिटेड के अलावा सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वेवलेंथ, क्योंकि जब एनर्जी फोटोन के रूप में निकलेगी तो उस फोटोन की कुछ वेवलेंथ भी होगी। एनर्जी यदि फोटोन के रूप में एब्जॉर्ब होगी तो उस एब्जॉर्ब फोटोन की कुछ वेवलेंथ भी होगी। ठीक है, तो वेवलेंथ जी वो एमिटेड भी हो सकती है, वो एब्जॉर्ब भी हो सकती है, वो मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। चलिए, तो क्या था कॉन्सेप्ट, एनर्जी इज एमिटेड, ये दोनों, ये फॉर्मूला दोनों के लिए वैलिड है, चाहे वो एमिटेड एनर्जी हो चाहे वो एब्जॉर्ब एनर्जी हो। ठीक है, तो वो जो एनर्जी होगी वो कितनी निकलती है, डिफरेंस के EH माइनस EL, जो भी हायर एनर्जी ऑर्बिट और लोअर एनर्जी ऑर्बिट में डिफरेंस होगा वो निकलेगी। ठीक है, अब आज ये एक छोटा सा झंडू सा एनसीईआरटी में सवाल था जिसमें EH माइनस EL 2.3 eV खुद ही दे रखा था, तो हमने इससे फ्रीक्वेंसी निकाल दी थी। लेकिन आज हमें थोड़ा सा काम और आगे करना है, हमें वेवलेंथ पे क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, तो वहां पे भी आपकी मदद कर रहा हूँ। हालांकि स्मार्ट बंदा तो वेवलेंथ इससे भी निकाल लेगा, लेकिन कुछ और स्मार्टनेस ऐड करूंगा। EH, आपको ध्यान होगा एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, सॉरी एमिटेड नहीं, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इन nth ऑर्बिट निकली थी -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी इन nth ऑर्बिट आई थी, nth ऑर्बिट। ठीक है, पिछली क्लास में पढ़ा था। तो जब मैं ये फॉर्मूला इस EH को लगाऊंगा तो H और L माने हायर ऑर्बिट लोअर ऑर्बिट, तो यहां फॉर्मूला लगेगा -13.6 Z² माइनस ये वाला माइनस। अब जब वो दूसरी लोअर ऑर्बिट में होगा तब भी तो उसकी एनर्जी यही होगी, माइनस का 13.6 Z² हाँ, उनके एन में अंतर होगा, उनका एन एक जैसा नहीं होगा, ऑर्बिट तो अलग अलग होंगी ना। तो N1 N2, पर N1 N2 में आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। आप बेटर है हायर ऑर्बिट तो H लिखिए, लोअर एनर्जी ऑर्बिट तो L लिखिए, यही आदत डालिए। तो चलिए इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पहले इसको ही लिख लेते हैं। 13.6 Z² कॉमन ले लेता हूं, तो यहां बचेगा 1/NL² और यहां बचेगा 1/NH²। ठीक है, ये तो मतलब मैंने इस वाले टर्म को पहले लिख दिया क्योंकि ये प्लस का हो गया। तो ये क्या है, और इसको क्या लिखे, क्योंकि अच्छा यदि आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो यहाँ H न्यू लिख देना। ठीक है, जो पिछली क्लास में एक सवाल आया था निकाली थी, लेकिन आज हम इसे HC/λ निकालेंगे, क्योंकि लैम्डा के क्वेश्चंस में कराने वाला हूं, क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो कोई नहीं, फ्रीक्वेंसी पूछी हो तो H न्यू लिख देना, वेवलेंथ पूछी हो तो HC/λ लिख देना। अब मैं H और C को यहाँ पे भी पेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ बचेगा 1/λ, H और C यहाँ पे ले जाइए, तो ये रह गया 1/λ, उसको अकेले रहने दो एलोन। ठीक है, ठीक है, 1/λ। अब गौर से देखिए इतने हिस्से को, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है कि नहीं, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो ये 1/λ आता है R Z²,
1 अपॉन NL स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NH स्क्वायर। इसको रिडबर्ग जो भी प्रोनाउंसिएशन है, कुछ लोग रिडबर्ग बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू 1.097 इंटू 10 टू दी पावर 7। अब इसकी यूनिट बताता हूं। यूनिट देखो, जेड की NL NH इनकी तो कोई यूनिट होगी नहीं, ये तो यूनिटलेस सिंपली ऑर्डिनरी नंबर है। हाँ, तो आर की यूनिट लैम्डा की उल्टी होगी, यानी मीटर इनवर्स। ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है। हो सकता है आपका नसीब अच्छा हो तो नए एग्जाम में दे दे, लेकिन याद करके ही जाइएगा। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताने जा रहा हूं कि आप आर की बजाय 1 अपॉन आर याद करोगे तो ज्यादा स्मार्ट रहोगे। देखिएगा आप अभी इसका कमाल। आर की बजाय 1 अपॉन आर याद करिए, और 1 अपॉन आर की वैल्यू 911.6 एंगस्ट्रॉम होगी, ठीक है। 1 अपॉन आर की वैल्यू ये होगी। आप फायदे में रहोगे, आप आज ही देख लोगे, अभी देख लोगे कि सर क्यों कह रहे हैं, लीक से हटके क्यों चलना चाह रहे हैं कि आर मत याद करो, 1 अपॉन आर याद कर लो, अभी समझ जाओगे। और फिर वही 99.99% सवाल एच एटम के लिए आएगा। तो फॉर एच एटम जेड क्या हो जाता है हमारा, फॉर एच एटम Z1 हो जाता है। इसका मतलब 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर की जगह आर, और जेड तो 1 हो गया। तो आपका सवाल देखो, एनसीईआरटी में और बोर्ड में अभी तक हाइड्रोजन के अलावा कोई और सवाल आया ही नहीं है, ठीक है। हाँ, कभी कभार कंपटीशन लेवल वगैरह में एक अलग से हटा दे तो बात अलग है, इसके लिए ये फॉर्मूला ले सकते हो, वरना जेड बनी रख के याद कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला कंडीशन अप्लाइड है, हाइड्रोजन एटम के लिए लगेगा, ठीक है, लेकिन सवाल ही हाइड्रोजन एटम के लिए आएगा। अब आ जाइए, अभी मैं बताऊंगा कि ये सवाल किस तरीके से आपके पेपर में आएंगे, करा के भी दिखाऊंगा, देखिए। लेकिन ये तो वो वेवलेंथ निकल आएगी, कितनी वेवलेंथ निकलेगी इस ट्रांजिशन के दौरान। यदि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो इसे बोलेंगे वेवलेंथ एमिटेड, और नीचे से जंप मार के ऊपर गया है तो कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी। अब बोर ने लाइमन को बुलाया, भाई साहब आप इधर आइए, लाइमन सीरीज या लाइमन स्पेक्ट्रम, ठीक है। बोर ने लाइमन को बुलाया कि आइए मैं बताता हूं आपने क्या देखा है। भाई ध्यान करो, रदरफोर्ड कहां फेल हो गए थे, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द मतलब इलेक्ट्रोस्टेबिलिटी, और एक स्पेक्ट्रम भी तो नहीं एक्सप्लेन कर पाए। और बोर को क्रेडिट इस बात का भी तो जाता है ना कि उन्होंने दोनों चीज एक्सप्लेन कर दी। तो स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया उन्होंने। आइए भाई साहब लाइमन, आप कह रहे थे ना कोई टॉर्च मार रहा है, कोई टॉर्च मार रहा है, मैंने देखी है कोई टॉर्च मार रहा है, मैं बताता हूं आपने क्या देखा है अकॉर्डिंग टू बोर। अच्छा, जिन्होंने सिक्वेंशियल ये देखा ही नहीं, पिछला लेक्चर नहीं सुना, उनके लिए तो विचित्र कंडीशन हो गई। लाइमन सीरीज पढ़ा रहे और अकॉर्डिंग टू बोर सेंटेंस लिख लो, लाइमन सीरीज अकॉर्डिंग टू लाइमन लिखो फिर। नहीं, क्योंकि एक्सप्लेन तो बोर ने किया था ना, लाइमन ने देखा था, उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने देखा था कि हाइड्रोजन भी टॉर्च मार देता है, अचानक से फ्लैश मार देता है। तो अकॉर्डिंग टू बोर उन्होंने ये बताया लाइमन को कि पता है तुमने क्या देखा है, तुमने ये देखा है जब अपने इलेक्ट्रॉन की अपनी किसी हायर ऑर्बिट को छोड़ के, वो हायर है नहीं, अपनी हायर ऑर्बिट को छोड़ के फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, हायर ऑर्बिट को छोड़ के फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, ठीक है। अब जैसे एक काम करता हूं, मैं एक काम करूं, मैं यहां पर ना ये मिटा देता हूं, ये सब नोट्स में है ही, ताकि मैं उसको और अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। मान लो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और ये ऑर्बिट्स हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इतनी बना देता हूं, पांचवी, छठी, काफी इतनी, ठीक है। तो उन्होंने बताया, आइए मैं बताता हूं, देखो नंबर भी डाल देता हूं, ये पहली है, ये दूसरी ऑर्बिट, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, और ये सातवीं है ना, ऐसे करके ऑर्बिट है। तो उन्होंने बोला, उन्होंने मतलब बोर ने लाइमन से, मैं बताता हूं आपने क्या देखा। जब अपना आपका इलेक्ट्रॉन अपनी किसी हायर एक्साइटेड स्टेट को जोड़ के फर्स्ट में आएगा, अब वो हो सकता है 2 से 1 में आ रहा हो सकता है तीसरी से 1 में आ रहा हो सकता है चौथी से 1 में आ रहा हो, क्लियर है, लेकिन आ बन रहा है, इसको बोलते हैं हम लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। तो अकॉर्डिंग टू बोर उन्होंने लाइमन को बताया, पता है आपने क्या देख लिया, जब इलेक्ट्रॉन अपनी किसी हायर ऑर्बिट को छोड़ के फर्स्ट में आएगा, वो हायर ऑर्बिट को छोड़ के फर्स्ट में आएगा, और भी बना सकते हो, मैंने 3 का सेट ही बना दिया। तो आपका NH2 हो सकता है, NH3 हो सकता है, NH4 हो सकता है, पर NL1 था आपका, NL, इसमें 2 चीजें पता होनी चाहिए ना, NL और NH। तो अकॉर्डिंग टू बोर लाइमन सीरीज इज ऑब्टेन्ड
Lyman series is obtained या observed when electron jumps या transition jumps from one of its higher orbit to first orbit. समझ में आया? तो इस फॉर्मूले का प्रयोग कैसे करेंगे हम? इस फॉर्मूले का 1/लैम्डा, ये सारे स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन में देखे गए थे, तो आर की जगह आर 1/NL², यही तो फॉर्मूला है। तो उन्होंने कहा आप NL की जगह तो 1 रख लीजिए और NH की जगह 2, 3, 4 कुछ भी रख लीजिएगा। जैसे ये था 2 से फर्स्ट में, ये 2 है ऑर्बिट, ये तीसरी ऑर्बिट, ये चौथी ऑर्बिट है, ठीक है। अब लाइमन कोई चलते फिरते चपड़गंजू नहीं थे कि कोई कुछ भी बोल दिया और सेटिस्फाइड हो जाए। उन्होंने कहा ये बोर जो कह रहा है चेक तो करूं मैं। उन्होंने इस फॉर्मूले, जो फॉर्मूला बोर ने दिया है, ये फॉर्मूला बोर की देने, उन्होंने NH की जगह 2 रखा। 2 रख के वेवलेंथ 1 तो सेट हो गया, 2 रखा, तो जो वेवलेंथ कैलकुलेट होके आई, लाइमन ने कमाल देखा, यार वाकई मैंने ये वेवलेंथ देखी थी। उन्होंने NH की जगह 3 रखा, ओ हाँ यार मैंने ये वेवलेंथ भी देखी थी। NH की जगह 4 रखा, ओ हाँ यार मैंने तो ये वेवलेंथ देखी थी। तो अकॉर्डिंग टू बोर लाइमन को इन्होंने सेटिस्फाई किया, लाइमन सेटिस्फाई हो गए, हाँ यार मैंने ये देखी थी यार। तो इसका मतलब ये जो थ्योरी डेवलप हुई है बोर के पोस्टुलेट से तो डेवलप हुआ है ये फॉर्मूला बोर की थ्योरी, बोर के पोस्टुलेट से तो डेवलप हुआ है, ये तुक्का तो नहीं हो सकता ना। लाइमन ने मान लिया हाँ यार तेरी थ्योरी में कुछ तो दम है। आइए अब बामर सीरीज फिर सेंटेंस आएगा अकॉर्डिंग टू बोर। उन्होंने बोर ने बामर को बताया, बताता हूं तुमने क्या देख लिया। जब इलेक्ट्रॉन अपनी किसी हायर ऑर्बिट को छोड़ के अपनी सेकंड ऑर्बिट में आता है, देखो ऐसे सेकंड में आ जाए, देखो ये सेकंड ऑर्बिट है, ये फर्स्ट है, सेकंड हो सकता है 4 से, ये तीसरी से दूसरी में आया है, नंबर लिख देता हूं 2 यहाँ, चौथी से आया है, हो सकता है 5वीं से इसमें आए। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी किसी भी हायर ऑर्बिट को छोड़कर 2 में आएगा तो उसको हम बामर सीरीज बोलेंगे कि तुमने ये देखा था, यानी ये देखा था। अच्छा तो बताइए अकॉर्डिंग टू बोर बामर सीरीज इज दैट सीरीज व्हिच इज ऑब्जर्व्ड व्हेन NH इक्वल टू, NH माने कोई भी हायर ऑर्बिट, बस NL आपका 2 होगा, NL आपका 2 होगा लोअर ऑर्बिट, और इससे बड़ी यानी वो 3, 4, 5 वो कुछ भी हो सकती है। तो आपका जो फॉर्मूला आपको प्रयोग करना है ये वाला 1/लैम्डा इक्वल टू R 1/NL², NL 2 का स्क्वायर माइनस NH, और NH इसमें से कुछ भी रख देते हैं, ठीक है। इसमें से जब बामर ने इस फॉर्मूले का प्रयोग किया, NH की जगह 3 रखा, ओ हाँ यार मैंने ये वेवलेंथ देखी तो थी, क्योंकि इन्होंने सिर्फ देखा था, वजह नहीं पता थी। उन्होंने यहाँ 4 रखा, ओ हाँ यार ये तो मैच कर रही है मेरे ऑब्जर्वेशन से। मैंने यहाँ 5 रखा, मैच कर रही है, तो बामर भी सेटिस्फाई हो गए। अब मैं आपको बताता हूं कि बामर भले ही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले देखा, लेकिन उसे सेकंड नंबर पे क्यों रखा? क्योंकि हमें याद करना आसान रहेगा। क्योंकि देखिए लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां आएगा? पहली ऑर्बिट में। बामर सीरीज में जंप करके कहां आ रहा है? दूसरी ऑर्बिट में, मतलब उसका NL2 होगा, NL2 होगा। अब हमें याद पास्चन सीरीज, अब मैं सिमिलरली थ्योरम प्रयोग कर लेता हूं। अकॉर्डिंग टू बोर पास्चन सीरीज इज ऑब्जर्व्ड when electron jump from one of its higher orbit to third orbit, तो NH उससे बड़ा ही होना चाहिए, 4, 5, 6 ये। तो पास्चन सीरीज ये लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड, चौथी ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का जो NL होगा वो 4 होगा, और फुंड सीरीज वैसे आपके पास्चन सीरीज तक ही सवाल आए हैं, है ना, कोई बात नहीं। फुंड सीरीज में NL होगा 5। ओके चलिए अब सुनिए। हाँ मतलब आपके सवाल मतलब यही है, और आगे भी सीरीज देखी गई है, कुछ नाम भी बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता बेटा, मैंने फिजिक्स में जितना पढ़ा है मैं उतनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और पहले MSc में पढ़ा था, भूल चुका हूँ सब, ठीक। अब चलिए, तो अकॉर्डिंग टू बोर लाइमन सीरीज ऐसे एक्सप्लेन की गई, बामर सीरीज इस लॉजिक से एक्सप्लेन की गई, ठीक है, और लाइमन पास्चन सीरीज ऐसे एक्सप्लेन की गई, ब्रैकेट सीरीज फुंड सीरीज ऐसे एक्सप्लेन करी गई, ठीक। फिलहाल अब देखिए, तो आपको ये सीक्वेंस याद करना है, और साथ में क्या याद करना है, ये जो सीरीज देखी गई थी ना, ये वाली पूरी लाइमन सीरीज, ये अल्ट्रा वॉयलेट रीजन में, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये अल्ट्रा वॉयलेट रीजन में देखी गई। इस वर्ड का मतलब ये है, ये जो वेवलेंथ है या ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये वॉयलेट से भी बड़ी फ्रीक्वेंसीज है जो दिखेंगी नहीं। सोचो लाइमन को तो और क्रेडिट जाता है, जो चीज दिखी नहीं उसे देख लिया,
मतलब अब देखो, आप कहोगे कि उन्होंने कैसे देख लिया जब नहीं दिखी तो, क्योंकि अल्ट्रावायलेट वेव्स दिखती तो है नहीं। अरे अल्ट्रावायलेट काफी एनर्जेटिक होता है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो कर सकता है ना फॉर एग्जाम्पल। तो यदि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब कुछ तो है सराउंडिंग में। अब हीट एनर्जी, आप स्टोव के बगल में खड़े हो जाओ तो हीट दिखती नहीं है पर फील तो होती है ना। तो ठीक है, तो ये वाली जो लाइमन सीरीज थी ये अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलेगी, ये दिखती है अल्ट्रावायलेट रीजन में। एक नंबर का क्वेश्चन है। ये बामर सीरीज आपको दिखेगी, बामर सीरीज विजिबल रीजन में, ये विजिबल रेंज में या विजिबल रीजन में, और बाकी की सारी इंफ्रारेड रीजन में। यानी आप एक तरीके से कंफर्टेबल ये हो जाओ कि ऊपर से नीचे आने में फ्रीक्वेंसी घटती जा रही है। ये अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलेगी, फिर फ्रीक्वेंसी और कम हो गई, ये विजिबल रीजन में मिलेगी, फिर ये और कम हो गई। ये सारी इंफ्रारेड रीजन में पाई गई थी। ये एक नंबर का क्वेश्चन है, पाई गई थी, ये ऑब्जर्वेशन है, ये पाई गई थी। अब देखिए मैं अब आपको बताता हूं सवाल। अच्छा ऐसे ही आप लाइमन बामर पार्शन बना लेना ऐसे। एक तरीका तो ये होता है डेमोन्स्ट्रेट करने का कि सीरीज का, और एक तरीका और होता है, वो मैं दिखा देता हूँ, वो बना नहीं रहा हूं, ऐसे ही देख के समझ जाओगे। हमने कल एनर्जी लेवल डायग्राम खींचा था, एनर्जी लेवल डायग्राम ये वाला खींचा था ना, ये दिख रहा है ना कैमरे में, इसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब इसी में एक पेज पलट देंगे तो ये वही एनर्जी लेवल डायग्राम है। तो आप गौर से देखो, इलेक्ट्रॉन अपनी किसी हायर ऑर्बिट को छोड़ के फर्स्ट में आए तो ये लाइमन सीरीज जंप करके, ये देखो ये वाली ये बामर सीरीज है, कहीं से भी आ रहा है लेकिन किसमें आ रहा है, 2 में आ रहे हैं, NL2 है, लाइमन बामर पार्शन ब्रैकेट। समझ में आ रहा है ये चीज? तो एक तरीका ये भी होता है डेमोन्स्ट्रेट करने का। अब मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं किसी भी इस पे, मतलब चाहे वो लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पार्शन सीरीज, इसकी पहचान इनके एनएल से होगी। यदि मान लो मैं सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछूं कि इलेक्ट्रॉन ने तीसरी से दूसरी में जंप मारा है, तीसरी से दूसरी में जंप मारा है, सेपरेट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब बताइए आप ये कौन सी सीरीज है, लाइमन बामर पार्शन ब्रैकेट कौन सी है ये? यदि इलेक्ट्रॉन ने तीसरी से दूसरी में जंप मारा है तो आप उसका एनएल पिक करिए। हाँ बेटा निकुंज, हाँ जयंत, आप उसका एनएल ढूंढिए। एनएल बड़ा ये बड़ा है, ये छोटा है। अब ये छोटा है, दूसरी में आ रहा है, तो बताना NL2। सर ये बामर सीरीज है। और यदि समझ रहे ना ये बामर सीरीज है, और सुनिए यदि तीसरी से दूसरी में आ रहा है तो बामर, और दूसरी से तीसरी में आ रहा है तो बताओ, दूसरी से तीसरी में आए तो उल्टा जाए तो कौन सी सीरीज है ये? अबे गड़बड़ हो गई गड़बड़। अभी भी ये बामर सीरीज है, अभी भी ये बामर सीरीज है ये, क्योंकि एनएल तो यही है ना, एनएल तो यही है। ये बामर एमिशन होगा इसमें, और ये बामर में एब्जॉर्प्शन होगा। ध्यान रखिएगा, मुझे पता था कई बच्चे गलती करते हैं इसलिए मैंने एक कंफ्यूजन दूर कर दिया। यानी वो तीसरी से दूसरी में जाए चाहे दूसरी से तीसरी में जाए, यदि वो तीसरी से दूसरी में जा रहा है तो बामर एमिशन सीरीज, और दूसरी से तीसरी में जाएगा तो बामर सीरीज ही है ये। तो दोबारा खेलते हैं चलो। यदि इलेक्ट्रॉन तीसरी से पहले में आ गया है तो कौन सी इसमें रखोगे इसे, लाइमन बामर पार्शन ब्रैकेट कौन सी? हाँ जी बेटा ये लाइमन सीरीज है। और यदि मान लो पहले से चौथे में चला गया तो, पहले से चौथे में चला गया तो, पहले से चौथे में चला गया है, अभी भी ये लाइमन सीरीज है। आपको उसका एनएल देखना है, बस सिंपल, उसके एनएल से डिसाइड करना है कि वो कौन सी सीरीज है। ठीक, अब मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, हालांकि बहुत लुल्लू क्वेश्चन है इसके, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा और मजबूत बना रहा हूं। ठीक है, देखिए सवाल जो मैं आज कराऊंगा वो इस फॉर्मूले पे कराऊंगा, जो भी सवाल होंगे। बाकी एक नंबर के क्वेश्चन है ये याद करने, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, सवाल इस पे मिलेंगे, और आप इसकी महिमा तब देखोगे कि 1/r याद करने से क्या फायदा मिलेगा। लेकिन अब देखिए सवाल किस तरीके से आपको परेशान, पहले सबसे सिंपल, एनसीईआरटी में ऐसा भी सवाल है जिसमें एनएल और एनएच दोनों, वो कह देगा ये एनएल है ये एनएच है, आप ये वेवलेंथ निकाल दो। तो वो तो सबसे सस्ता सवाल है, एनएल भी उस सवाल ने दे दिया, एनएच भी उस सवाल ने दे दिया, तो ये तो सस्ता सवाल। दूसरा लेवल का सवाल कि वो सीरीज का नाम बोल देगा, जैसे पार्शन सीरीज, तो फिर वो एनएल नहीं बोलेगा। अब ये आपको खुद अंडरस्टूड होना चाहिए, यदि पार्शन सीरीज ही इन्वॉल्व है, पार्शन सीरीज पे सवाल करना है, तो एनएल तो 3 हो गया ना, एनएल। ठीक, यदि उसने बामर सीरीज वर्ड बोल दिया तो एनएल हो गया 2, वो नहीं बताएगा, फिर वो एनएच की हिंट देगा बस। किसकी? एनएच की हिंट दे सकता है बस। लेकिन अब
जो सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट, कभी कभी वो एनएल, देखो पहला लेवल एनएल और एनएस दोनों दे देगा, दूसरा यदि बामर सीरीज बोल देगा तो वो एनएल नहीं देगा, तीसरा जब वो ना एनएल देगा ना एनएच देगा, फिर कैसे करेंगे सवाल, लेकिन कुछ हिंट देगा, जैसे प्लीज बेटा थोड़ा सा अपनी बुद्धि यूज कर लेना है ना। हाँ, एमिशन एब्जॉर्प्शन में दोनों में सेम फॉर्मूले यूज होंगे, बिल्कुल ठीक, एमिशन हो चाहे एब्जॉर्प्शन हो सेम फॉर्मूले यूज होने। अब देखिए बेटा, मैं लाइमन सीरीज के इन तीनों को गौर से देखना, ठीक है, अभी इन पे से दिमाग हटा लो, बाम और पाशन, इन पे से दिमाग हटा लेना, सिर्फ इसको देखना प्लीज बेटा, है ना, 1 2 3 1 2 3, ठीक। इसका इस ट्रांजिशन का नाम मान लो सपोज करो मैंने ए दे दिया, और ध्यान रखना अपनी भी बुद्धि चलाना, अपनी भी बुद्धि चलाना, तो ये कॉन्सेप्ट रटना नहीं पड़ेगा। इस ट्रांजिशन का नाम दे दिया मैंने बी, और इस ट्रांजिशन का नाम मैंने दे दिया सी। क्लियर? कल की क्लास याद करो, इलेक्ट्रॉन जितनी दूर से जंप मार के आएगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकालेगा, जितना लंबा जंप मारेगा, इसमें उसने सिर्फ यहां से यहां आया है तो ये डिफरेंस निकाल देगा, बी वाले में वो इतना डिफरेंस निकालेगा, सी वाले में इतना डिफरेंस एज ए एनर्जी निकाल देगा। तो मेरा एक सिंपल सीधा साधा क्वेश्चन ये है कि ए बी सी इन तीनों में सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें निकली, हाईएस्ट एनर्जी इन तीनों में किसमें निकली? बिल्कुल सिंपल, हर्ष निकुंज, भाई यही स्पीड चाहिए थी, वेरी गुड, यहां तो आप सही लेवल पार हो गया कि सबसे ज्यादा एनर्जी सी में निकलेगी, वेरी गुड। क्या फील आया आपको, आपने ये आंसर कैसे दिया? क्योंकि सबसे लंबी जंप इसमें है, जब हम इस एनर्जी में से इसको घटाएंगे तो वो डिफरेंस सबसे हाईएस्ट आएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए लाइमन सीरीज में सी से हाईएस्ट इसमें निकलेगी, मान लो मैं यूं करके जंप करा था ये डी, तो डी में तो और ज्यादा निकलती क्योंकि इसका जंप तो सबसे लंबा है। तो मुझे बताइए लाइमन सीरीज में मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी कब निकल सकती है, बताओ। अब आपको मैंने हिंट दे दी, फ्लो दे दिया, ए से ज्यादा एनर्जी बी में निकली, बी से ज्यादा सी में निकली, सी से ज्यादा डी में निकली, बिल्कुल ठीक अक्षत, कृष्णा बिल्कुल ठीक। सबसे ज्यादा कम निकल सकती है, बिल्कुल ठीक अल्पना, निकुंज वेरी गुड, प्रियांशु वेरी गुड, और लोग और जवाब दीजिए बेटा, इन सब ने ठीक जवाब दिया, आप तो सही हो, अर्जुन जैन ऑलमोस्ट सबने आंसर ठीक दिया। यानी जब आपको मैंने ये फ्लो बता दिया, ए से ज्यादा एनर्जी बी में निकलेगी, बी से ज्यादा एनर्जी सी में निकलेगी क्योंकि वो और लंबी छलांग होगी, सी से ज्यादा एनर्जी डी में होगी क्योंकि वो और भी लंबी छलांग है, तो सबसे बड़ी छलांग आएगी इन्फिनिटी से, है ना, इन्फिनिटी से आएगी। मैं यहां से प्लीज मिटा देता हूं, है ना, मेरे पास जगह नहीं बची। हाँ, तो देखिए बेटा, आपने ये देखा कि फॉर लाइमन सीरीज या फॉर गिवन सीरीज, एक काम करते हैं, अभी ये डायलॉग बाद में लिखूंगा, एक बार और परेशान करता हूं। आइए चलिए बामर सीरीज को देखते हैं ना। यहां पे तो आपने ठीक जवाब दिया कि लाइमन सीरीज में सबसे मैक्सिमम एनर्जी कम निकलेगी जब वो इन्फिनिटी से आएगा फर्स्ट में। दोबारा देखते हैं, मान लो ये बामर सीरीज है, बताना ये यहाँ, ये बामर नहीं, दूसरी और भी है, सॉरी, है ना, ये है ना, हाँ पहली दूसरी। यदि इलेक्ट्रॉन यूं आता है, बताइए ए में ज्यादा एनर्जी निकलेगी या बी में एनर्जी ज्यादा निकलेगी? बताइए ए में ज्यादा निकलेगी या बी में ज्यादा एनर्जी निकलेगी? सिंपल, बी में। फिर तीसरा ऑप्शन, सी में ज्यादा एनर्जी निकलेगी, ए बी सी में, सबसे ए बी सी में, इन तीनों ऑप्शन में सी में ज्यादा निकलेगी। तो इसका मतलब बामर सीरीज में भी हाईएस्ट एनर्जी कम निकलेगी। बताओ, बामर सीरीज में हाईएस्ट एनर्जी, इससे भी मतलब सबसे हाईएस्ट, जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से 2 में आएगा, इन्फिनिटी से 2 में। यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट पकड़ना है, चाहे वो लाइमन सीरीज हो चाहे बामर। तो मैं एक सेंटेंस जनरेट कर देता हूं, फॉर गिवन सीरीज एनर्जी एमिटेड इज मैक्सिमम व्हेन, सेंटेंस पूरा करो। क्या बना सकते हैं डिजाइन, जैसे हम लाइमन सीरीज पे काम कर रहे हैं, मान लो सिर्फ लाइमन सीरीज में हम ये देखना चाह रहे हैं लाइमन सीरीज की मैक्सिमम एनर्जी क्या निकल सकती है। तो फॉर गिवन सीरीज, यानी आपको सीरीज दे दी जाए, तो फॉर गिवन सीरीज बिल्कुल ठीक, एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनएल ऑफ दैट सीरीज। मतलब एनर्जी एमिटेड इज मैक्सिमम व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मेक जंप फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनएल ऑफ दैट सीरीज, एनएल ऑफ दैट सीरीज। जैसे लाइमन सीरीज का एनएल होगा 1, बामर सीरीज का एनएल होगा 2,
क्या ये डायलॉग समझ में आ गया कि नहीं? ये सबसे कठिन कॉन्सेप्ट था, मतलब जो बहुत आसान है। यानी फॉर गिवन सीरीज एनर्जी एमिटेड इज मैक्सिमम व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स जंप फ्रॉम इंफिनिटी टू एनएल ऑफ दैट सीरीज। अब एनर्जी मैक्सिमम होगी तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा भैया? क्योंकि आप ई को एच न्यू से कंपेयर करते हो, जब ये मैक्सिमम होगी तो भैया न्यू भी मैक्सिमम ही होगी। यानी एनर्जी मैक्सिमम होगी तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, और एच सी अपॉन लैम्डा भी होता है। जब ये मैक्सिमम होगा तो जो वेवलेंथ होगी वो मिनिमम होगी, ध्यान रखना। तो यानी एनर्जी इज एमिटेड इज मैक्सिमम, तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, वेवलेंथ मिनिमम होगी। इसके सवाल खूब आए पास में, ठीक है, लेकिन इसी के सवाल आए हैं, लेकिन मैं एक और कॉन्सेप्ट आपका तैयार करवा देता हूं। क्या पता आपका नसीब खराब हो तो इसका उल्टा आ जाए, है ना? वो कभी आया नहीं है लेकिन तैयार तो कर ही लेते हैं तैयारी। उल्टा सोचो, बताइए ए बी सी डी इन लाइमन सीरीज को ही देखिए, इस सब में सबसे लोएस्ट एनर्जी कब निकलेगी? लोएस्ट एनर्जी कब निकली? ए में ना, बिल्कुल ठीक। तो फॉर गिवन सीरीज एनर्जी एमिटेड या एब्सॉर्ब्ड इज मिनिमम। बताओ सेंटेंस को कैसे एडजस्ट करें? एनर्जी कब? जब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम NL+1 टू NL ऑफ दैट सीरीज। यानी जस्ट नियर बाई, जो सबसे क्लोजेस्ट होगी। यदि उस सीरीज का NL2 है, जैसे बामर सीरीज का 2, तो जब तीसरे से दूसरे में आएगा। लाइमन सीरीज का NL1 है लाइमन, तो जब 2 से 1 में आएगा। और क्योंकि एनर्जी मिनिमम होगी तो साइड इफेक्ट फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी और वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, ठीक है। चलिए अब आपको बताता हूं कैसे सवाल। मैंने तो अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट दे दिया, हालांकि इस पर कभी सवाल नहीं आया, सवाल सिर्फ इस पे आए हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये टॉपिक रह गया था। यदि हम कल थोड़े से एफर्ट और लगा लेते, ठीक है। 27 मिनट की क्लास हुई है, चलो कोई नहीं, अभी तो 10-15 मिनट है, हो सकता है थोड़ी सी सेकंड मीटिंग जरूरत पड़े। देखो अब मैं आपको दोनों तरीके के सवाल बताता हूं, देखिए। और न्यूक्लियाई में तो बहुत कुछ काट दिया बेटा, मेरे को यही समझ में नहीं आया कि मैं एक दिन के बाद पढ़ाऊंगा क्या, इतना सारा टॉपिक काट दिया इस बार। चलिए पहले मैं सस्ता सवाल देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 12.6, एक्सरसाइज का 12.6। वो कह रहा है अ हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड लेवल, ठीक। कौन गया 12.6, अ हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड लेवल। अब ध्यान रखना, ग्राउंड लेवल यानी ऑर्बिट नंबर 1 में है। एब्जॉर्ब ए फोटोन, अब उसने एब्जॉर्ब किया है फोटोन, विच एक्साइटेड, और एब्जॉर्ब करके विच एक्साइटेड इट टू n = 4 लेवल, इसको एक्साइट करके 4th लेवल पे ले गया वो। तो डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। बताइए इस सवाल में NL कितना है और NH कितना है, बताइए आपने क्या पाया सवाल को पढ़ के? NH कितना है और NL कितना है, आप अपनी हिंट लगाइए। जी हाँ, NH तो हो गया भाई, वो 1 और 4 पे गए ना, वो 1 से 4 में गए, तो जो छोटा होगा वो छोटा होगा NL, जो बड़ा होगा वो NH होगा, बस खत्म। तो 1 से 4 में गया है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम बोला है उसने, हाइड्रोजन एटम बोला है, तो बताइए 1/λ = R, हम ये वाले फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। NL कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ओके, NH। तो ये हो गया 4 चौक 16, वो कान पकड़ के रोल है, ये 1 हो गया। इसको सॉल्व करिए तो ये 1/λ = हो गया 16 LCM, 15/16 R, लेकिन निकालना तो आपको लैम्डा है। अब गौर से देखना, लैम्डा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 16/15 1/R। अब एक्चुअली ये फॉर्मूला ही ऐसा है कि जब आप उसे सीधा करोगे, लैम्डा निकालोगे, तो साला R उल्टा हो जाता है। अब आप बताइए R का डिवाइड करना, इस वैल्यू को लेके इसे सॉल्व करना आसान है, या 1/R की वैल्यू सीधे सीधे रख के सॉल्व करना ये ज्यादा आसान है, बोलो। ऑब्वियसली हम डिवाइड में थोड़ा सा अपने आप को अनकंफर्टेबल पाते हैं, मल्टीप्लाई हमारे लिए कंफर्टेबल होता है, समझ गए। मैंने इसलिए इस 1/R को आपको याद करने की सलाह दी है। चलिए एक और सवाल लेते हैं, कर लेना बेटा पूरा, ये मेरा काम नहीं है बचा हुआ। अब एक और क्वेश्चन देखिए 12.3, एक्सरसाइज का 12.3 पढ़े उसको। वो कह रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन पास्टन सीरीज।
शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन पास्टन सीरीज, क्योंकि उसने पास्टन सीरीज बोला है तो NL तो हो गया 3, NL तो हो गया 3। अब आप NH फाइंड करिए क्या होगा। देखो ना तो इस सवाल में उसने NL दिया ना NH दिया, हमने NL कैसे हिंट लगाई तो ये पास्टन सीरीज है, और NH वेरी गुड निकुंज, वेरी गुड अक्षर। सब बताइए बेटा NH कितना होगा इसमें, और बताइए इन दो के अलावा। जयंत वेरी गुड, प्रियांशु ठीक, और बोलो बेटा। उसने बोला व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन पास्टन सीरीज, तो शॉर्टेस्ट बिल्कुल ठीक, संजना हर्ष ठीक, इनफाइनाइट, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अभी अभी पढ़ा के चुका हूं। क्योंकि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब निकलती है जब एनर्जी मैक्सिमम हो, और एनर्जी मैक्सिमम निकलती है इंफिनिटी से जब जंप मारेगा। तो अब इसका मतलब इस सवाल में ना NL था ना NS था, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट ठीक है तो NL NS ढूंढ लिया। करें फिर सवाल। 1/λ इक्वल टू, अब पास्टन सीरीज भी हाइड्रोजन सी थी तो R की जगह R, 1/NL स्क्वायर, NL कितना है 3 का स्क्वायर, और 1/इंफिनिटी, इंफिनिटी का स्क्वायर, वो तो 0 हो गया। तो 1/λ इक्वल टू हो गया R/9। फिर देखो लैम्डा कितना आ रहा है, वेवलेंथ निकालनी थी ना, तो 9 1/R। अब बताना 1/R ज्यादा बेटर इफेक्टिव कैलकुलेशन रहेगी ना, इसको 911.6 लिख लेना। बोलो ये समझ में आया। अब एक सवाल रह गया है जो थोड़ा बहुत मलूक है, 12.9, उसे थोड़ी देर बाद कराऊंगा। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर टू लोअर, तब भी हायर टू लोअर, क्या कह रहा है एक मिनट, इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा हायर टू लोअर तब भी फॉर्मूला सेम क्यों नहीं रहेगा सेम, ये बताओ क्यों नहीं रहेगा सेम। क्योंकि वो पोस्टुलेट क्या था कि वो उस डिफरेंस को ही तो निकालता है ना, वो उस डिफरेंस को ही तो निकालता है जब हायर से लोअर जाता है। ठीक, बाकी मुझे नहीं पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोर पोस्टुलेट वो उस डिफरेंस को ही तो निकालता है ना, डिफरेंस को। ठीक, चलिए ठीक है ना, यहां तक कहानी आसान लग रही है ना। 2 सवाल बचे हैं बस। अब वो 2 सवाल इस मीटिंग में होते हैं या एक और मीटिंग उधार लेनी पड़ेगी थोड़ी सी। छोटे छोटे सवाल है, पहले छोटा वाला कराता हूं। वो बेटा एनसीईआरटी का नहीं है, वो शीट का है। ठीक है, पहले शीट का करते हैं। और हाँ, शीट में करने को तो क्वेश्चन नंबर 1 to 11 करने हैं आपको। शीट के क्वेश्चन नंबर 1 to 11 की आपकी औकात हो गई, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि मुझे क्वेश्चन नंबर 2 ही करा देना चाहिए, बाकी तो आप खुद पढ़ पढ़ के ओरली कर जाओगे सीरियसली। ठीक, फिर भी करना बेटा, आपको भी तो करने को कुछ होना चाहिए। अब एनसीईआरटी सारी ऑलमोस्ट मैंने करा दी, आप कहां से करोगे, तो इसलिए शीट का जहां आप अटक सकते हो वो मैं करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बस वो कह रहा है एक एलिमेंट है और उसके कुछ एनर्जी लेवल दे रखे हैं। ये एनर्जी लेवल है 0 eV, ये -1 eV, ये एनर्जी लेवल -3 eV, और ये -10 eV। माइनस है बेटा ये सारी। अच्छा, जैसे हाइड्रोजन का हमने बनाया था ना, तो ये सबसे वहां -13 था, फिर -3.4 था, ये उसके एनर्जी लेवल था हाइड्रोजन के, फिर -1.51 था, माइनस था। ठीक, जो सबसे कम था वो सबसे नीचे था, इसमें भी जो सबसे कम है वो सबसे नीचे है। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, पर ये हाइड्रोजन नहीं है, कोई एलिमेंट है। अब वो कह रहा है द एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट आर शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक, और कुछ ट्रांजिशन दिखाए हैं। यदि इलेक्ट्रॉन यू ट्रांजिशन मारता है तो इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे, इसको डी बोलेंगे, और इसको ई बोलेंगे, है ना। मतलब उसने कुछ पॉसिबिलिटीज या मतलब दिखाए है। ये अब खाली काला अक्षर भैंस बराबर नहीं होना चाहिए हमारे लिए। ये ट्रांजिशन है, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है, और ये हायर ऑर्बिट है, ये लोअर, ये और लोअर, ये ग्राउंड स्टेट है। तो उसने ये बोला है which one of the label transition will result in the emission of the photon of, पहला सवाल। अच्छा, जब ये यू से यू जंप मार रहा होगा तब एक फोटोन निकला होगा, जब ये जंप मारा होगा तब भी एक फोटोन निकला होगा, हर बार देखना एक फोटोन निकला होगा। तो वो सवाल कह रहा है इनमें से किस ट्रांजिशन में 620 नैनोमीटर का फोटोन निकला, किस ट्रांजिशन में 620 नैनोमीटर की वेवलेंथ का फोटोन निकला, 620 नैनोमीटर की वेवलेंथ का फोटोन निकला। आप मुझे अपना मशवरा दोगे क्या करना चाहिए इस सवाल को करने के लिए। मैंने सवाल समझा दिया कि ये 5 ट्रांजिशन है ABCDE, इनमें से किस में 620 नैनोमीटर का, हाँ निकुंज इतना कर लेंगे, वेरी गुड। फिर उसके बाद अच्छा, आपके लिए टाइप करना थोड़ा मुश्किल हो गया है ना, चलिए मैं मान सकता हूं, चलिए तो मैं ही बता देता हूं। एक काम करते हैं,
आप एक काम करो, ये जो वेवलेंथ निकली है ये कुछ ना कुछ है ना, सबका hc/λ से वेवलेंथ निकालेंगे। अक्षत ने ये कहा, अक्षत वो लंबा पड़ेगा। एक बार फिर आपने यही सलाह दी थी उसमें डुअल नेचर में। एक्चुअली आपका तरीका बिल्कुल ठीक है, लेकिन लंबा क्या पड़ेगा, सबकी वेवलेंथ निकालेंगे, सबकी वेवलेंथ, सबकी वेवलेंथ, सबकी, तो 5 बार सवाल करना पड़ेगा। नो डाउट, मान लिया हो जाएगा। लेकिन अब मैं बताता हूं, एक काम करते हैं, ये जो वेवलेंथ निकली है, देखते हैं ये जो फोटोन है ये एनर्जी कितनी है। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस वेवलेंथ, विद दिस वेवलेंथ, है ना, पहले ये देखते हैं विद दिस वेवलेंथ, तो वो एनर्जी निकालते हो, बताना वेवलेंथ से एनर्जी hc/λ। अब आप h रख देना 6.6 इंटू 10⁻⁻34, c 3 इंटू 10⁻⁸, लैम्डा ऐसा यूनिट में रख देना, ये आंसर जूल में निकलेगा। फिर इसे ईवी में कन्वर्ट कर देना, वो जानते हो आप, पिछले मैंने लेक्चर्स में सिखाए हैं कैसे। तो ये मैं आंसर कॉपी कर देता हूं क्योंकि मैंने क्वेश्चन के भाव को बता दिए। ये आंसर निकलेगा 2 eV, ये निकलेगा 2 eV, यानी इस वेवलेंथ की फोटोन में इतनी एनर्जी घुसी हुई है, या इस एनर्जी में इतनी वेवलेंथ होती है। ये कर लिया हमने। अब सुनो, अब आप क्या करिए, आपको अब ये उल्टा सस्ता ये चेक करना है कि ये एनर्जी निकली कब है। तो एनर्जी एमिटेड इन ट्रांजिशन ए, एनर्जी एमिटेड इन ट्रांजिशन ए, इन ट्रांजिशन ए, तो वो कैसे निकलती है बेटा, एनर्जी एमिटेड ए लिख दिया, कैसे निकलती है यही सिखाया है बोर्ड ने, कि जिन दो के बीच में जंपिंग हो रही है, जिन दो लोगों के बीच में जंपिंग हो रही है ट्रांजिशन, उसमें से हायर में से लोअर घटा दो, हायर एनर्जी में से लोअर घटा दो। तो आप कैसे सॉल्व करोगे बताते हो, बताना। हायर ऑर्बिट है हमारी 0 eV, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, और ये वाली एनर्जी लेवल है -1 eV, -1। तो देखो EH में से EL घटा है, ये 1 eV आ रहा है। तो मैंने वो तरीका बता दिया कि वो डिफरेंस निकलता है। तो ट्रांजिशन ए में इतनी एनर्जी निकलेगी। फिर बताइए एनर्जी एमिटेड इन ट्रांजिशन बी, ट्रांजिशन जो बी है ये, इसमें भी EH माइनस EL करोगे, सॉल्व कर लो, कितना आएगा EB आएगा, बोलो बोलो कितना आएगा 3 EB। नो डाउट कई लोग आंसर पे पहुंच गए, लेकिन मेरा काम सबका साथ सबका विकास होता है ना। एनर्जी एमिटेड इन ट्रांजिशन सी, अब इसमें बताना, इसमें से इसे घटाओगे तो आएगा 10 EB। ट्रांजिशन डी में कितनी एनर्जी निकली होगी 2 EV, और ट्रांजिशन ई में कितनी एनर्जी निकली होगी, ट्रांजिशन ई में 10 में से 9 EV। अब आपके पास अपने आप कल्प्रिट ढूंढ लीजिए, ढूंढिए कल्प्रिट सबूत कि ए में इतनी एनर्जी निकली है। तो इसका मतलब, क्योंकि लैम्डा जो 620 था वो 2 EV का एनर्जी फोटोन था, तो 2 EV तो इसमें निकली है ना, तो पहले का आंसर आ गया डी। इसमें 2 क्वेश्चन और है। उसने पूछा है इनमें से इन पांचों में से मैक्सिमम वेवलेंथ किसमें निकली होगी। तो अब बुद्धि लगाइए, मैक्सिमम वेवलेंथ, एक मिनट देखो, ये इस वाले में इन पांचों में ये सबसे मिनिमम एनर्जी है या नहीं, 1 EV से कम तो एनर्जी कहीं निकली नहीं है, तो ये लोएस्ट। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो सिंपल, क्या ये समझ में आया, आइडेंटिफाई करिए सबसे लोएस्ट एनर्जी यही है इन पांचों में, ये लोएस्ट एनर्जी है, तो फ्रीक्वेंसी लोएस्ट होगी, वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम पूछा था ना, हाँ। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, तीसरा क्वेश्चन पूछा है इनमें से मिनिमम वेवलेंथ कब निकलेगी। तो मिनिमम के लिए गौर से देखो, ये वाला जो है वो सबसे मैक्सिमम एनर्जी निकाला है इन पांचों में, तो यही मैक्सिमम है, तो जो वेवलेंथ होगी उल्टा चलती है, मिनिमम। ठीक है, बाकी आप करिएगा, 1 से लेके 11 तक दिए हैं क्वेश्चन शीट में, इसमें ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन में डाउट आ सकता है, बस मुझे जो लगता है वो जब आएगा तब बात करूंगा। और एक आज का लास्ट सवाल वापस एनसीईआरटी पे आ रहा हूं मैं, ठीक है। अब जब ये चैप्टर ही आसान है तो मैं उसे कठिन तो नहीं बना सकता ना। अब कहीं को लग रहा होगा ये क्या हुआ, ये तो खत्म, रसगुल्ले की तरह खत्म गप, है ना, ये तो समझ में ही नहीं आया, मतलब ये तो कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। रसगुल्ला होता है ना मुंह में जाके तुरंत घुल जाता है। ठीक, एक लड़के को रबड़ी बहुत पसंद थी, तो वो दावत में गया, उसको मैंने देखा उसने पहले छोले खाए,
फिर रबड़ी खाई, फिर दाल खाई। मतलब पहले छोले खाए, फिर रबड़ी खाई, फिर दाल खाई। अबे मैंने कहा ये क्या तरीका है, जो तेरे रबड़ी पसंद थी डेजर्ट तो एंड में लेते हैं, तो उसका आर्ग्यूमेंट सुनोगे कि देख आजकल दावत दावत में सबका पेट मतलब कंस्पिरेशन, मतलब क्या कहते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अब बाई चांस यदि मुझे उल्टी हो जाएगी घर जाके तो दाल बाहर निकलेगी, और यदि दस्त हो जाते हैं तो छोले बाहर निकलेंगे, रबड़ी मेरे पेट में सेफ रहेगी। व्हाट अ लॉजिक। लड़का बड़ा होकर इंजीनियर बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12.9 एक्सरसाइज का लास्ट सवाल 12.9। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अच्छा सवाल है बेटा, बुद्धि लगाना है इसमें, है नहीं, छोटी सी लगानी है बस। एक 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इलेक्ट्रॉन बीम है, एक इलेक्ट्रॉन बीम है, तर 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 गोलियां गन आ रही है इलेक्ट्रॉन की, इज यूज्ड टू बम्बार्ड गैसियस हाइड्रोजन एटम एट रूम टेम्परेचर। मतलब वो इलेक्ट्रॉन बीम किसमें मारी जा रही है, एक कमरे में मारी जा रही है, तर तर तर, जिस कमरे में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है और गैसियस हाइड्रोजन है, रूम टेम्परेचर पर है। तो इनडायरेक्टली ये जो शब्द दिया है ना कि गैसियस हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पर, तो आप ये एज्यूम कर सकते हो कि हाइड्रोजन अपनी ग्राउंड स्टेट में ही होगी, इलेक्ट्रॉन अपनी फर्स्ट ऑर्बिट में एंजॉय कर रहा होगा। अब आप यू मार रहे हो तर 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 तर, है ना। तो अब आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी एमिटेड। धोखा हो गया ये तो हर्ष। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन की लाइन कंफ्यूजिंग नहीं है। व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी एमिटेड, हर्ष तो पहले से ही बोल रहा था एब्जॉर्प्शन। ये एमिट वर्ड क्यों, अब इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट ऑर्बिट में ही है, ये एमिट वर्ड क्यों आ रहा है, एब्जॉर्प्शन होना चाहिए ना। अब बताइए भाई, सबको ये क्वेश्चन भी तो नहीं डिलीवर हुआ अभी। देखिए सवाल यह है कि ये ना हमारे पास न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में एंजॉय कर रहा है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन बीम इस पे पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन बीम इस पे, ठीक है, तो ये तो ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा, तो फिर नीचे से ऊपर जाने में तो एब्जॉर्प्शन होता है। कोई इस ये जो रायता फैला है, पैराडॉक्स क्रिएट हुआ है, कोई इसको एक्सप्लेन करेगा, कोई करेगा। मैं थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग पॉज, मैं कह लिए बैठा हूं, इसीलिए तो बैठा हूं। देखिए पहली बात, ये फोटोन नहीं है, सुन लीजिए, सुन लीजिए, फोटोन नहीं है तो वेवलेंथ तो एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता। पहली बुद्धि लगाइए, ये सवाल को गौर से पढ़िए, ये फोटोन नहीं डाला गया है, इलेक्ट्रॉन भी तर 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 गोलियां मारी गई है, तो एब्जॉर्ब करने के लिए वेवलेंथ नहीं है, फोटोन नहीं है। लेकिन अब क्या होगा सुनिए, अब जब क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो सुनना बेटा, नोट्स में तमीज से लिखा है, मैं बस समझाने का काम है मेरा। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की उसकी एनर्जी खुद की इलेक्ट्रॉन की, है ना। मान लो गोली नहीं लगे तो वो तो इसमें ऑर्बिट में घूम के एंजॉय कर ही रहे, है ना। -13.6 की एनर्जी उसमें खुद की है, प्लस ये बीम और आ गई। अच्छा इसकी एनर्जी दी तो उसने कुछ और है, लेकिन मैं सवाल कराने के लिए थोड़ी फ्रीडम दे रहा हूं। देखो क्वेश्चन में दी है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। मैं केवल सॉल्व करने के लिए इसे थोड़ी देर के लिए, बाद में ऐसे कर दूंगा ठीक, इसे 12.09 मानिए थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको मैं इजीली समझा पाऊं। अब देखिए 12.09 की ईवी की बीम आई, उस इलेक्ट्रॉन पे टकराई जिसमें ऑलरेडी एनर्जी थी। अब बताओ जिसमें ये एनर्जी प्लस ये एनर्जी और ऐड कर दो, ठीक है। तो ये जुड़ने के बाद क्या, पहले ये बताओ समझ में आया यहां तक कि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी थी, उसमें ये एनर्जी और ऐड कर दो, कभी ये आई है बाहर से, उसको फेंकी जा रही है, ठीक है। तो इसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सुनिए, मैंने जानबूझ के डाटा अपनी मर्जी से चेंज किया है। हालांकि आप कहोगे ये क्या सर आपकी बदतमीजी, आप कैसे कैसे क्वेश्चन में डाटा चेंज कर सकते हो। मैं करूंगा नहीं, बाद में सेट भी कर दूंगा, लेकिन पहले इसी लेवल से समझो। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड अक्षत, पहुंच गया। 12.09 डाल दी जाए तो, ताकि आप कंफर्टेबल पहचान पाओ। निकुंज भी कंफर्टेबल पहचान गया, ये वो एनर्जी है जो इसको थर्ड ऑर्बिट में पहुंचा देगी। अब बताओ ये जज हुआ कि नहीं, क्योंकि ये एनर्जी लेवल थर्ड ऑर्बिट का है, ये जंप मार के थर्ड पहुंच जाएगा, है ना। तो हमें ये पता चल गया, जैसे ही डला तो पता है क्या हुआ, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए थर्ड, n = थर्ड में। तो इसका मतलब पहली बात, यहां फोटोन एब्जॉर्ब हुआ ही नहीं। एक इलेक्ट्रॉन बीम ने अपनी एनर्जी वहां पे कोलिजन के माध्यम से कैसे भी दे दी, उसको इसने जब इसमें ये एनर्जी पड़ी तो वो -1.51 हो गया, तो वो थर्ड में पहुंच गया।
ठीक है, अब वो थर्ड में तो ज्यादा देर नहीं रहेगा ना, नहीं रहेगा ना थर्ड में, अब वो लौट के आएगा। अब लौट के आएगा तो बताइए एमिशन होगा या नहीं होगा? पहले इतना समझ में आया कि नहीं आया? कई लोग हाँ बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, अच्छे बच्चे, कि अब वो लौट के आएगा, अब एमिशन होगा। ठीक है, अब सुनिए तो सुनिए, लेकिन अभी मैं वो जो क्वेश्चन में मैंने बदतमीजी की थी उसे भी सेट कर देता हूं। इसमें एक चौथी लेवल भी है ना, चौथा भी होगा आगे। यदि अब एक्चुअल डाटा ही डाल दिया जाए, यानी थोड़ा सा बड़ी एनर्जी, अब वो देख लेना क्या आएगा जोड़ के। अब वो एनर्जी इतनी भी ज्यादा नहीं है कि उसको जंप करा के चौथे में ले जाए, तो अब ध्यान रखना वो एनर्जी या तो इतनी हो कि टोटल -0.85 आता तो मैं उसको चौथे में ले जाता, लेकिन वो बस थोड़ी सी ज्यादा है, तो वो एनर्जी, ये जो एक्चुअल डाटा है, वो इसको फोर्थ ऑर्बिट में नहीं ले जा सकता। अब आ गया समझ में कि मैंने समझाने के लिए जो फ्रीडम ली थी थोड़ी, ताकि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर समझ जाओ। अब वो एनर्जी थोड़ी सी और ऐड कर दो, तो वो इतनी भी ज्यादा नहीं है कि उसको फोर्थ पे ले जाए, या तो कम से कम इतनी हो कि फोर्थ पे ले जाए, तो वो जंप करके यहीं आएगा। अब सवाल शुरू करते हैं, अब वो लौट के आएगा। तो देखिए लौट के आने की दो पॉसिबिलिटी है, दो, या तो वो डायरेक्ट ऐसे आ सकता है ना, ये इसको नाम दे दिया मैंने ट्रांजिशन ए, या फिर बेटा समझना, मान लो इलेक्ट्रॉन यूं, इसे मान लो इलेक्ट्रॉन ये है ना, या ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, यहां पे या तो इस पॉसिबिलिटी से आएगा कि थर्ड से वन में आ जाएगा, या फिर बेटा वो ऐसे भी आ सकता है, पहले ऐसे जंप मारे फिर अगली जंप ऐसे मारे, तीसरी से दूसरी में है, दूसरी में वन, इसको बी इसको सी। समझ में आया कि नहीं? या तो हो सकता है वो तीसरी से फर्स्ट में एक बार में जंप मार दे, या फिर ऐसा हो सकता है कि दो टुकड़ों में आए, तो यदि वो एक ही टुकड़े में आएगा एक ही जंप में तो एक ही फोटोन निकालेगा, या ऐसे आएगा तो दो फोटोन। इसीलिए जब आप आंसर बताना इस केस का यदि फोटोन निकालना है, ये बताइए एक मिनट, 1/λ का फॉर्मूला होता है आर 1/nl² माइनस 1/nh², ये फॉर्मूला होता है। तो जब ये फॉर्मूला ए के लिए लगाओगे, लैम्डा ए करना आपको है, बस मैं हिंट दे रहा हूं, तो आर की जगह आर रखोगे, एनएल क्या रखोगे, एनएल रखोगे 1 और एनएच रखोगे 3, सॉल्व कर लेना, ठीक है ये। और यदि यही फॉर्मूला लैम्डा बी के लिए लगाओगे, बी यानी ये वाला पॉसिबिलिटी, तो आर 1 क्या डालूं बोलो भाई, जो बी ट्रांजिशन है उसमें तीसरे से दूसरे में आ रहा है, तो एनएल डलेगा 2 यानी 2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर, लेकिन यदि बी होगा तो सी भी होगा 1/λc, अपने आप निकाल लेना, उसमें एनएल रख जाएगा 1 और एनएच 2। इसीलिए जब आप आंसर देखोगे तो 3 आंसर है इसमें 12.9 के क्वेश्चन में, एक्सरसाइज का 12.9, ठीक है। अच्छा एक चीज और, उसने ज्यादा होशियार बन गया आंसर देने में, मैं आपको ये देता हूं ए बी सी, इनमें से ए लाइमन सीरीज में आएगा या बामर सीरीज में आएगा या पार्शियल, ए किस सीरीज को बिलोंग करता है? जो ट्रांजिशन ए है उसे किस सीरीज में रखोगे? जी हाँ, ये लाइमन सीरीज को बिलोंग करता है। अच्छा ट्रांजिशन बी, ट्रांजिशन बी तीसरे से दूसरे में आ रहा है, ये बामर सीरीज को बिलोंग करता है। और ट्रांजिशन सी वो लाइमन सीरीज को बिलोंग करता है। जब आप क्वेश्चन का आंसर देखोगे तो 2 लाइमन सीरीज के आंसर है और एक बामर सीरीज। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो पूरी तरीके से दिमाग में घुस गया ना? ठीक है, ओके। तो बेटा ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है, हालांकि अभी मैं ऑफिशियली खत्म नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आप पढ़ोगे, शीट के क्वेश्चन करोगे, एनसीईआरटी मैंने करा दी, तो अगली क्लास में, ठीक है। और कल न्यूक्लियस बहुत छोटा कर दिया बेटा, न्यूक्लियस तो मैं खुद परेशान हूं, उसमें मैं पढ़ाऊंगा क्या? हालांकि एक दिन का तो पढ़ाने का मेरा है एक दिन का पढ़ाने का, लेकिन साला जो छोड़ दिया है उसमें, आज से पहले मतलब पास्ट ईयर में मैं उन्हें बच्चों को पढ़ने के लिए देता था कि बेटा ये तो तुम्हारे टॉपिक है, ये तो तुम पढ़ो, साला वो मुझे पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो तुम कहोगे कि मास्टर ने गोली दे दी, गोली। सीरियसली एक्चुअली न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन होते थे, वो मैं बच्चों को हल्का सा हिंट देके भाई आप अपने आप पढ़ना, ठीक है, लेकिन चलो तुम्हारा नसीब अच्छा है कि वो मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि तुम ये कहोगे मास्टर ने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। अच्छा मैं दोनों सिलेबस भेजूंगा, पास्ट ईयर का सिलेबस और इस ईयर का सिलेबस, तो आपको भी लगेगा कि हाँ मास्टर ईमानदारी से पढ़ा रहा है। जब सिलेबस में काटा पीटी कर दिए तो अच्छा बेटर तरीका क्या है, जो है सिलेबस में उसे पढ़ो, ताकि आप अपनी एनर्जी एफिशिएंसी
रिवीजन में, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने में दे सको। ठीक है।